अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मुजीबुर शामी साहब लंदन से वापस आने के बाद हमारे साथ इसी स्टूडियो में मौजूद हैं। आज उनसे हम लंदन के अलावा जो गुफ्तगू करेंगे, जिन मौज़ूआत पर बात करने जा रहे हैं, हम पहले उन पर एक नज़र। कौमी मूवमेंट और डॉक्टर ताहिरुल कादरी का इत्तेहाद, किसके खिलाफ और क्यों? प्रोफेसर गफूर की कुछ यादें, कुछ बातें। 2012 कैसा रहा और आइंदा साल कैसा होगा? नज़र में एक बार फिर खुश आमदीद शामी साहब, वेलकम बैक। आखिरकार आप लंदन से आ गए और अल्लाह ताला खैर खैरियत से आपको लेके आ गए। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह कि वापस आ गए। लंदन में सर्दी आप छोड़ के आओगे, यहाँ पे तो आप बड़ी कंफर्ट महसूस कर रहे होंगे। लीजिए, कमाल है यार। वहाँ लंदन में इससे ज़्यादा सर्दी थी। हाँ। लेकिन महसूस नहीं होती थी। क्या मतलब? यहाँ आकर तो मुझे परेशानी हो रही है, मेरी बेगम बीमार हो चुकी है कि यहाँ सर्दी जो है वो उसको पता समझे उसको करे क्या और वो हमारे साथ क्या करेगी। वहाँ तो आप घर के अंदर बैठे हुए हैं, चाहे गर्मी हो या सर्दी, टेम्परेचर एक है जो आप फिक्स कर दे, 24 पे रख दे, 25 पे रख दे, 23 पे रख दे। यहाँ तो ना बिजली है ना गैस है। अब वो कहते हैं, वो कह हाली ने कहा है कि वो दीन के हुई बज़्म जहां जिससे चरागा जिससे फरोजा, उस दीन की मजलिस में न बत्ती न दिया है। अब तो यानी आज तक मैंने तो ये समझा नहीं है कि इस कदर जो हंगामा पाकिस्तान जब से बना है, इस तरह की सर्दी मैंने नहीं देखी, जो बिजली के बगैर हो, जो गैस के बगैर। शामी साहब, आप जब वहां पे थे तो आपके पीछे यहाँ पे सियासत में बहुत गर्मा गर्मी हो गई। ताहिरुल कादरी साहब आ गए और ताहिरुल कादरी साहब तो आपके होते हुए आए थे गालिबन, और उन्होंने जो बात की थी, आप कह रहे थे कि अभी तक उनके मुतालबात वाजे नहीं हुए। मुतालबात वाजे हो ना हो, उन्होंने अपनी हिकमत अमली वाजे कर दी। उन्होंने कहा 14 जनवरी को मैं जा रहा हूँ और फिर मैं देख लूंगा क्या होता। हाँ देखिए, ताहिरुल कादरी साहब जो है ना, बड़े जोश और खरोश से आए हैं। मेरे तो पुराने दोस्त हैं, मैं उनका हमसाया भी रहा हूँ। अच्छा। उनकी सलाहियतें अपनी हैं, मैं उनका बड़ा कदरदान। कोई इख्तलाफ भी होता रहता है, तो क्या इख्तलाफ भी जिंदगी का हुस्न है ना। इख्तलाफ भी होगा, इत्तफाक भी होगा, लेकिन किसी शख्सियत का एतराफ़ तो करना चाहिए ना, जौहर उसके अंदर मौजूद हो। और मेरे देखते ही देखते उन्होंने जिस तरह अपने मद्दाहों का हल्का पैदा किया है, जिस तरह उनमें एक वलवला पैदा किया है, एक नेटवर्किंग जिस तरह की है, जिस तरह ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का खड़ा किया, मैं तो हैरान। ये जमात इस्लामी की तंजीम एक ज़माने में बहुत मशहूर थी, और उस मौलाना मौदूदी का लोग एतराफ़ करते थे कि भाई ये बहुत मजबूत तंजीम है, और कि ये तो लोहे, मौलाना भी कहा करते थे कि जमात इस्लामी जो है ना, ये तो लोहे का चना है, ना दबाया जा सकता है, ना निगला जा सकता है, ना चबाया जा सकता है। तो अब ये लोहे का एक नया चना है। ये एक नया चना आ गया जनाब। अब बात यह है कि लाखों अफराद उनके इशारे पर बैठने को, चलने को, खड़े होने को, लेटने को, धरना देने को तैयार। ठीक है। और वो पैसे भी देने को तैयार। और अब तो वो खुद कह रहे हैं कि मैंने अपने घर वालों से कहा जेवर बेचो। बिल्कुल। और औरतें जो है वहां, मुझे यूरोप में लॉर्ड नजीर साहब मिले, उन्होंने किस्से सुनाए जनाब जी। एक जलसे में खड़े हुए, अपील की चंदे की, लाखों जनाब डॉलर इकट्ठे हो गए, पाउंड इकट्ठे हो गए, नछावर होने लगे। तो ये इस तरह से लोगों को मिसमराइज करना, ये कोई मामूली बात नहीं है। इसलिए इस बात का तो एतराफ़ करना चाहिए। फिर बात यह है कि नेकी की तरफ, तकवे की तरफ ही लोगों को लगाते हैं ना। हाँ। भाई नमाज पढ़ो, कोई हुस्न सलूक करो, रवादारी से काम लो। वो जो दीन की बुनियादी कदरें हैं उनका प्रचार करते हैं। उनके यहाँ ना फिरका वारियत है,
न तंग नजरी है, और ना ही कोई अपनी जात जो है उसको इस तरह नुमाया करना है कि बाकी सब लोग जो है वो बुत करार पा जाएं और उनकी वो तौहीद परस्त रह जाएं। तो एक तो सारी इन बातों का एतराफ है मुझे। और जब वो यहाँ आए हैं और जिस तरह जलसा किया है, जिस तरह लोग इकट्ठे हुए हैं, वो भी बड़ी एक बहरहाल बड़े जोरों से मनवाया गया, मान लिया लोगों ने। उसके बाद मेरी समझ में मुसलसल ये बात आ नहीं रही थी और अब भी नहीं आ रही कि वो जो इकट्ठा करेंगे, धरना देंगे, वो तो स्पेसिफिक बात क्यों नहीं कर रहे। वो तो ये तो कह रहे हैं कि निजाम बदल देंगे, ये लुटेरों को आने नहीं देंगे, ये दस्तूर की दफा 62 और 63 को नाफिज करके इंतखाबात कराएंगे, लेकिन इसका मैकेनिज्म क्या होगा। ठीक है, अब उन्होंने जो वजाहत वो करते चले जा रहे हैं, और वजाहत तो ऐसी है कि भाई ये मोहब्बत की तरह है। हाँ। कि जितनी वजाहत होती चली जाती है उतनी मजीद वजाहत चाहती मतलूब होती जाती। तो अब उनको चाहिए 1, 2, 3 पॉइंट्स बनाएं और उन पर फोकस करें। वो एक पॉइंट तो ये था कि अगर मैं निगरान वजीर आजम बन जाऊं, लेकिन बाद में तरदीद आ गई उसको। हाँ, कि वो भी आपने पता नहीं उनको डरा दिया। निगरान वजीर आजम बन के वो क्या करेंगे, कुछ करना भी तो होगा ना। हाँ, वो कहते हैं मैं सब कुछ ठीक कर दूं। वो तो एक हमारे बड़ा लतीफा मशहूर है ना कि किसी शख्स ने, कोई जट बूट होगा, उसने किसी बनिए को कहा कलमा पढ़ो, तो उसने कहा कलमा जो है वो उसने तो लाल किया, मैं तो नहीं पढ़ता, उसने लटा लिया और चढ़ गया उसके ऊपर। तो उसने कहा अच्छा भी चलो मुझे पढ़ाओ। उन्होंने कहा भाई वो तो हमें भी नहीं आता। तो अब ये तो ठीक है कि ताहिरुल कादरी साहब लाखों लोग निकाल लेंगे, जितने भी निकालेंगे लाखों बना लेंगे, सारी बात दुरुस्त है। भाई उनको पढ़ाएंगे क्या। हाँ। तो एक बात तो ठीक है, 62 और 63 किस तरह नाफिज होगी, कौन नाफिज करेगा, क्या मुतालबा होगा। अगर वो स्पेसिफिक बात करें ना, उनकी तहरीक ज्यादा मौसर हो जाएगी। लेकिन शाम साहब, इससे भी एक बड़ा अबहाम जो है वो ये है कि एमक्यूएम इनके साथ कैसे मिले। नहीं, अब देखिए एमक्यूएम का जो मिलना है उनके साथ, और रात गए तकरीर की अल्ताफ हुसैन साहब ने। जी बिल्कुल। और उन्होंने कहा भाई जो हमारा एजेंडा था, जो बातें हम कर रहे थे, वो तारुल कादरी साहब कर रहे हैं, तो अब तो हमारा जीना मरना इनके साथ है, अब छोड़ेंगे नहीं इनको। गोया एमक्यूएम और इनके दरमियान कोई फर्क बाकी नहीं रहा। अब वो तो अब देख फर्क बाकी रहा है कि नहीं रहा है, बज़ाहिर तो फर्क मिटा दिया गया है जी। अब तारुल कादरी साहब कहते हैं कि 90 पे जाके खुद मैं शुक्रिया अदा करूंगा। बात ये, उनका डेलीगेशन भी वहां जा चुका, उनका भी वहां आ चुका। देखिए ये एक बड़ी संजीदा सूरत हाल पैदा हुई है। ये जो एमक्यूएम ने हमायत का ऐलान किया है तारुल कादरी साहब की, और लॉन्ग मार्च में शिरकत का ऐलान किया है, इससे मैं बड़ा समझ रहा हूं ये एक संजीदा सूरत हाल है। अब इसको मजाक नहीं समझना चाहिए। और मुझे तो एमक्यूएम से भी यही कहना होगा कि भी, और कहते हैं जागीरदारी खत्म होनी चाहिए। बिल्कुल। वो कहते हैं जी लुटेरों को नहीं देनी चाहिए हुकूमत। कहते हैं लाशें लटकती देखना चाहता हूं। वो देखा ना, वो कैसे लटकेगी, कौन लटकाएगा, खाना जंगी करेंगे क्या। तो बात यह है। शम्स साहब एक ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू यहीं से शुरू करते हैं। आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे ताहिरुल कादरी साहब और एमक्यूएम के इत्तेहाद की, और शम्स साहब आप बता रहे थे कि एमक्यूएम का इत्तेहाद जो है रात को हुआ है। रात को हुआ है, बड़ी वलवला अंगेज तकरीर की है अल्ताफ हुसैन साहब ने, और उसमें कोई ऐसी बात भी की कि जब चाहूं मैं वापस आ सकता हूं। बिल्कुल उन्होंने कहा। अब वो जब पता नहीं चाहेंगे कब, जिस तरह आ गए हैं ताहिरुल कादरी साहब, हो सकता है वो भी कभी वापस आ जाए और हो सकता है न वापस आए। क्योंकि मुझे अभी इफ्तिखार रंधावा साहब जो उनके यहाँ के ज़िम्मेदार हैं, उन्होंने कहा नहीं आप ये खबर गलत है, वो कोई उन्होंने फैसला नहीं किया आने का। अच्छा। चलिए कल कर ले, परसों कर ले, करे ना करे। ठीक है, एक बात मैं बता हबीब साहब, पाकिस्तान में कई लॉन्ग मार्च हो चुके हैं। अभी अदलिया की बहाली के लिए लॉन्ग मार्च हुआ। बिल्कुल हुआ, और उसमें अदलिया बहाल हुई। बिल्कुल, ऑब्जेक्टिव अचीव्ड। ठीक है, टारगेट अचीव हो गया, एक स्पेसिफिक एजेंडा। मगर अचीव कैसे हुआ? जनरल कियानी साहब के रोल की वजह से। ठीक है, अगर जनरल कियानी साहब की बीच में मदाखलत ना होती, या उनका असर और रसूख ना होता, या चलिए उनकी दरखास्त ना होती, ठीक है, तो इस आसानी से यह काम ना होता। दुरुस्त। ठीक है जी। उससे पहले एक तहरीक चली हमारी, कादियानियों की तहरीक, उनके खिलाफ उनको गैर मुस्लिम करार दिया जाए। भुट्टो साहब के दौर में मुतालबा भुट्टो साहब ने खुद तस्लीम कर लिया और कौमी असम्बली ने उसे मंजूर कर लिया। चलिए वो तहरीक खत्म हुई। ठीक है। लॉन्ग मार्च, नवाज शरीफ साहब भी कई बार धमकी दे चुके लॉन्ग मार्च करने की, और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने भी नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में लॉन्ग मार्च किया। दुरुस्त।
और उस लॉन्ग मार्च का नतीजा ये था कि फिर जो वही काकड़ साहब थे जनरल, उनको बैठना पड़ा सदर पाकिस्तान के गुलाम इसहाक खान और नवाज शरीफ साहब के दरमियान। ठीक है। और फिर यहां निगरान हुकूमत आई और नए इंतखाबात हुए। तो फौज के ताउन के बगैर यह मुमकिन नहीं था। पीएनए की मूवमेंट चली, इतनी बड़ी मूवमेंट थी कि कहते हैं कि सब कॉन्टिनेंट में इतनी बड़ी मूवमेंट नहीं चली। हजारों अफराद गिरफ्तार हुए, कई मारे गए, कई जख्मी हुए और गिरफ्तारियां, देखिए ना, एक हंगामा बरपा हुआ। लेकिन नतीजा उस वक्त तक नहीं निकला जब तक के फौज नहीं आई। जनरल ज़ियाउल हक, हां जी, भुट्टो साहब के खिलाफ जितनी भी तहरीक चलाई पीएनए ने, लाखों लोग उसमें शरीक थे। ठीक है। लेकिन वो लोग उनको उठा के ऐवान इख्तिदार से बाहर नहीं रख सके। ठीक है। ऐवान इख्तिदार से बाहर तो फिर टैंको नहीं रखा है। तो गोया आप गोया इसके फिर दो मतलब हुए शाम साहब। फिर एक तो यह है कि फौज आ सकती है और दूसरा ये कि इलेक्शन भी फिर खुदा। अब सवाल यह है कि जब कोई नतीजा आप निकालना चाहेंगे तो फिर फौज के बगैर तो नहीं निकलेगा। तो उन्होंने तो आज भी कहा ना कि फौज ना रोके हमारे। हाँ, और क्या करेंगे फिर? लोगों को मारेंगे, उन पे हमलावर हो जाएंगे। यानी लाशें कौन गिराएगा, कौन लटकाएगा, या सिर्फ धरना देकर बैठे रहेंगे? और धरने की भी मैं आपको बताऊं, ये जो हमारे थे ना, ये खुदाई खिदमतगार जी जी अब्दुल गफ्फार खान साहब के, इन्होंने धरना दिया था एक दफा। ये पाकिस्तान अभी कायम नहीं हुआ था और जनरल सिकंदर मिर्जा जो थे वहां लगे हुए थे, वो पता होम सेक्रेटरी थे या क्या थे। तो अब उन्होंने कहा भाई आप ये धरना जो है ना दें। उनका नहीं, हम तो देंगे। उन्होंने क्या किया कि चाय में जमाल घोटा मिला दिया और चाय के वहां जनाब बर्तन रखवा दिए बड़ी तादाद में, मकदार में। वो लोग चाय पीते गए और पेट गुड़गुड़ होती रही और भाग गए धरना छोड़ के। अच्छा, वो रिमान मलिक साहब भी कह रहे हैं कि हम इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल कर चुके हैं। अब बात यह है कि जब आप बैठेंगे वहां, अब हजारों अफराद का बैठना, उसके अपने मसाइल है, उसके उनकी रफा हाजत की जरूरत है, खाने की जरूरत है, सर्दी का मौसम, ये सारी चीजें करनी है। फिर नतीजा क्या निकालना है? नतीजा अगर तो वो ये कहें कि चलिए जी ऐसी कानून साजी होनी चाहिए जो दोहरी शहरियत रखते हैं उनको हिस्सा नहीं ले, उनको डिस्क्वालीफाई करें। वो कहें कि जनाब जिनके जाली डिग्री होल्डर थे उनको डिस्क्वालीफाई करें। वो ये कैसे हो सकेगा कि मेरे ऊपर आप इल्जाम लगा दे, आपके ऊपर मैं इल्जाम लगा दूं, और कोई प्रॉपर हेयरिंग के बगैर, समाअत के बगैर, सफाई का मौका दिए बगैर मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। ठीक। तो इसलिए दोनों भाई जो हमारे हैं ना जी, ताहिरुल कादरी साहब और अल्ताफ हुसैन साहब, उनको चाहिए कि 1, 2, 3 अपने कतई मुतालबात सामने रखें ताकि उन पे फोकस्ड हो तहरीक। आपके दो भाइयों से याद आया कि चौधरी बरादरान भी आज मुलाकात करने वाले हैं शेखुल इस्लाम से। तो चौधरी बरादरान भी मुलाकात कर ले शेखुल इस्लाम से। चौधरी बरादरान में क्या परेशानी क्या है उनको ना? चौधरी बरादरान तो अपनी जगह मेरा ख्याल है कुछ इधर उधर देख रहे हैं, क्योंकि सियासत जो है उसमें कोई चीज़ हरफे आखिर तो नहीं होती ना। अगर जरदारी साहब और वो इकट्ठे हो सकते हैं तो लोग कहते थे ना आग और पानी मिल गए हैं। तो अगर आग और पानी फिर अलग भी हो सकते हैं। हाँ। फिर ये पानी किसी और आग के साथ मिल सकता है, वो आग किसी और पानी की तलाश में हो सकती है। तो वो एक नया अलायंस भी खबर आई है कि बनने की कोशिश कर रहे हैं। ताहिरुल कादरी साहब हो जाएं, इमरान खान साहब हो जाएं, अल्ताफ हुसैन हो जाएं, मुस्लिम लीग काफी हो जाए। लेकिन अभी तो ये सारी क्या साराइयां है ना। बुनियादी बात यह है कि जो लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं और वहां धरना देने जा रहे हैं, उससे क्या हासिल करना चाहते हैं और कौन हासिल करेगा। और फिर वो कहते हैं निगरान हुकूमत बना दी जाए। तो फिर निगरान हुकूमत बनेगी तो क्या करेगी, कौन बनाएगा? वो देखिए, ये जो इलेक्शन एक सिस्टम चल रहा है आपके मुल्क में, एक सिस्टम ने सारे काम किए ना। अब ताहिरुल कादरी साहब कहते झुर्लू पार्लियामेंट है, अब उनको नहीं मानते। भाई मानते कैसे नहीं आप? पार्लियामेंट तो अपना वजूद रखती है, लोगों ने वोट दिए हैं, तो कहने से कुछ नहीं होता। साहब यहाँ पे कोई मेथड इन द मैडनेस लग नहीं रहा? कुछ कॉन्स्पिरेसी, कुछ किसी का खेल, किसी का गेम। पता नहीं किसका खेल है किसका नहीं है। मैं देखिए, मैं उन चीजों में नहीं जाता। मैं तो उनके जज्बे की कदर करता हूं। अच्छा। अल्ताफ हुसैन साहब के जो जोशो खरोश है उसको भी दाद देनी चाहिए। आप फेस वैल्यू पे ले फेस वैल्यू पे ठीक है, फेस वैल्यू पे ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। मुल्क की इस्लाह होनी चाहिए।
चोरों को, लुटेरों को रोकना चाहिए। और मुझे आप बताएं, जो लोग झूठ बोलते हों, जो जाली डिग्रियां बनवाते हों, जो अपने झूठे, रऊफ क्लासरा ने लिखा हुआ था, झूठे मेडिकल बिल दाखिल करते हों, जो लोग तरक्याती काम जो हैं उनमें कमीशन खाते हों, ये सारे लोग जो हैं, ये इसका मतलब है कि जमहूरियत का मतलब ये है कि ये लोग दोबारा हमारे ऊपर आ जाए। अच्छा, यकीनन नहीं आने चाहिए, लेकिन किस तरीके से हम तय करेंगे कि इन्होंने ये काम किया है, इन्होंने नहीं किया। सब ब्रेक का टाइम हो रहा है, कोई जुडिशियल प्रोसेस तो होगा ना। सवाल मेरे जहन में आ रहा है, वो ये है कि इस वक्त आप किसको कहेंगे कि वो कॉन्स्टिट्यूशन की पासदारी कर रहा है? उन कुव्वतों को जो कह रही है कि टाइम पे इलेक्शन हो, या उन कुव्वतों को जो कह रही है 14 जनवरी को हम जाएंगे? नहीं, इलेक्शन भी वक्त पर होने चाहिए। और जो लोग इंसानी, बुनियादी इंसानी कदरों से आ रही हैं, जो झूठे हैं, जो दगाबाज हैं, जो करप्ट हैं, जो रिश्वतखोर हैं, उनको इलेक्शन में हिस्सा भी नहीं लेना चाहिए। एक ब्रेक का वक्त है शम्स साहब, ब्रेक के बाद हम आएंगे दोबारा आपकी खिदमत में और फिर कुछ बातें करेंगे प्रोफेसर गफूर साहब के हवाले से भी और नए साल की आमद है उस हवाले से भी। आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुश आमदेद। अब हम बात करेंगे प्रोफेसर गफूर की रहलत हुई हाल ही में। शम्स साहब, आप तो उन्हें बड़ा क्लोजली जानते थे। देखिए, मुझे बड़ा सदमा हुआ कि मैं मुल्क में नहीं था, उनके जनाजे में भी शरीक नहीं हो सका। 85 साल की उम्र पाई उन्होंने, और आखिरी दिनों तो अलील रहे, घर के अंदर ही बंद हो गए थे, बल्कि कमरे में बंद हो गए थे, और बस अल्लाह को प्यारे हो गए। देखिए, प्रोफेसर गफूर जो है ना, वो एक अपनी तरह के एक आदमी थे। हमारी सियासत में बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनका एहतराम तमाम जमातें और तमाम मकाते पे फिक्र करते हो। प्रोफेसर गफूर उन चंद अफराद में से एक थे। जैसे अभी आप देखिए ना, हमारे रजा रब्बानी साहब हैं जी, वो है पीपल्स पार्टी से, लेकिन उनका एहतराम हर जगह किया जाता है। इख्तलाफ किया जा सकता है, लेकिन एहतराम किया जाता है। हमारे इसहाक डार साहब हैं, जावेद हाशमी हैं इनफैक्ट। अब जावेद हाशमी साहब तो खैर मुस्लिम लीग नून से उलझ गए हैं, हाँ। लेकिन बहरहाल उनका एतराफ किया जाता है, उनकी शख्सियत। बिल्कुल। इसहाक डार साहब का नाम आ रहा है कि वो केयर टेकर वजीर आजम बन सकते हैं। अच्छा, हालांकि मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक है, लेकिन एक आदमी अपनी क्रेडिबिलिटी बनाता है और लोग उस पर एतमाद करते हैं। तो प्रोफेसर गफूर अहमद साहब ऐसे शख्स थे जो जमात इस्लामी से ताल्लुक रखते थे, बड़े कमिटेड जमात इस्लामी के, लेकिन हर जमात के लोग उनका एहतराम करते थे, उन पर एतमाद करते थे। और अभी भी जो रुखसत हुए हैं, तो के अल्ताफ हुसैन साहब ने भी उनको खराज तहसीन पेश किया, और दूसरी जमातों ने भी उनको खराज अकीदत पेश किया। तो गफूर साहब एक लेक्चरर थे यूनिवर्सिटी, यानी कॉलेज के। अच्छा, फिर अकाउंटेंट हुए, और वहीं से जमात इस्लामी ने चुन लिया, MNA का उनको टिकट दे दिया, और वो इलेक्शन लड़के असम्बली में पहुंच गए। कोई पेशावर सियासतदान नहीं थे। देखिए, यही खूबी है ना, पार्टी पॉलिटिक्स जब मजबूत होती है, तो जिस तरह अब MKM की जिसको टिकट देती है वो मुंतखब हो जाता है। बिल्कुल। इस तरह कराची जो जमात इस्लामी के हल्के थे, जिसको टिकट दिया वो मुंतखब हो गए। तो गफूर साहब जो हैं, उन्होंने फिर पाकिस्तान की दस्तूर साजी में बड़ा किरदार अदा किया, और उसी तनख्वाह में जो उनको MNA के तौर पर मिलती थी वो गुजारा करते रहे अपना। बहुत खूब। और कोई उनकी दूसरी आमदन नहीं थी उस वक्त, और ये एक सादगी के साथ, कनात के साथ, और बिल्कुल, यानी उनका खाना क्या था, मैं आमतौर पर दही के साथ रोटी खाता देखा मैंने उनको। वाह। और बाहर गए, देखिए बैरून मुल्क गए तो एक शेरवानी है, 2 जोड़े हैं, 3 जोड़े हैं, उनमें 15 दिन गुजार दिए। और हमारे जो हकीम मोहम्मद सईद साहब थे ना, उनका भी ये हाल था। एक ब्रीफ केस लेके चलते थे, 15-15 दिन, 20-20 दिन, बस शेरवानी है और नीचे एक कुर्ता पजामा है, और एक कुर्ता पजामा उसमें रखा हुआ है। और इसी तरह हमारे सलाउद्दीन साहब थे, तकबीर के एडिटर मरहूम, कि वो भी कम से कम यानी खर्च और उसकी जिंदगी गुजारते थे। तो अब गफूर साहब जो हैं, ऐसे लोग तो हमारी सियासत में नापैद हो गए, और फिर जिस तरीके दस्तूर साजी में उन्होंने हिस्सा लिया। अब जो गफूर साहब जो थे उस टीम में शामिल थे, सह रुकनी टीम में, जिसने मुज़ाकरात किए थे भुट्टो साहब के साथ 77 में, जब PNA की तहरीक चली, तो नवाब नसरुल्लाह खान साहब, मुफ्ती महमूद साहब और प्रोफेसर गफूर साहब, ये PNA के नुमाइंदे थे। अच्छा। और जुल्फकार अली भुट्टो साहब, हफीज पीरजादा साहब और कौसर न्याजी साहब, ये पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे थे।
और अब्दुल हफीज भी ज़्यादा जिंदा है माशाल्लाह भी, माशाल्लाह। और गफूर साहब प्यारे हो गए अल्लाह को। अब उस मुज़ाकराती टीम का कोई शख्स जो है, 5 आदमी रुखसत हो गए। और प्रोफेसर गफूर ने तो कई किताबें लिखी हैं, उनको वाकयात को भी रिकॉर्ड किया है। बिल्कुल। और ये नहीं, ये मैं आपको बताऊं कि उनके डिसिप्लिन ऐसा था। देखिए, वो जनरल ज़ियाउल हक की काबीना बनी, पीएन ने उसमें शामिल होने का फैसला कर लिया। प्रोफेसर गफूर जो थे वो तबन इस बात के खिलाफ थे। अच्छा, वो वजीर नहीं बनना चाहते थे कि एक आमिर है, एक डिक्टेटर है। भाई, उनको नहीं पसंद था कि हम उनको ताउन करें। लेकिन जब जमात इस्लामी ने फैसला किया और अमीर जमात इस्लामी जो थे मियां तौफाल मोहम्मद मरूम, उन्होंने हुक्म दिया उनको कि आपको वजीर बनना है, तो फिर 2 ही रास्ते थे, या जमात से इस्तीफा दे देते या वो हुक्म मानते। तो उन्होंने जमात के साथ ताल्लुक जो है उसको कायम रखा, वाह, और हुकूमत में शामिल हो गए। इतना उन पर जहनी तौर पर प्रेशर रहा कि फिर मैंने कई दफ्तर तो ऐसा हुआ कि वो खड़े खड़े बेहोश हो जाते थे, गिर पड़ते थे, इतने प्रेशर में थे। लेकिन अपनी जो कमिटमेंट अपनी जमात के साथ है उसको नभाई। आप जरा उन लोगों को देख ले जो 40 करोड़ रुपए के तरक्याती प्रोजेक्ट मंजूर करवाते हैं और अगले दिन टिकट किसी और जमात से ले लेते हैं। और ये वो लोग हैं जिनके लिए जमाती वाबस्तगी जो थी वो भी एक अकीदे की तरह थी। और ऐसे वर्कर जब तक नहीं होंगे, ऐसे कमिटेड लोग नहीं होंगे, ऐसे सादगी पसंद लोग नहीं होंगे, उस वक्त तक पाकिस्तान की सियासत जो है ना वैसी नहीं बन सकेगी जैसी हम चाहते हैं। शामी साहब, 2012 का एक इंपॉर्टेंट वाकया प्रोफेसर साहब का जाना, इसके अलावा भी तो कई वाकयात हैं। आप किसको कहेंगे कि 2012 को हम क्यों याद रखेंगे? कौन सा ऐसा वाकया है बड़ा? देखिए, 2012 जो है उसको तो हम इसी तरह याद रखेंगे कि किसी ना किसी तरीके से हमारी जमहूरियत चलती रही है। यानी एक ये गाड़ी जो थी, जो 2011 ने जो 2012 के सपुर्द की थी, तो 2012 ने उसी तरह ढीचुक ढीचुक करती हुई आगे सपुर्द कर दी 2013 के। यूसुफ रजा गिलानी पे तो भारी भारी पड़ा ये साल। यूसुफ रजा गिलानी तो भारी पड़ गया, लेकिन वो गाड़ी तो रही ना। राजा परवेज हल्का भी पड़ गया उनको, तो माशाल्लाह वो राजा बन गए, तो लॉटरी निकल राजा बन। तो बात यह है कि कई लोग हमारे जैसे सेक्टेरियन किलिंग्स हुई हैं, जिस तरह आखिरी दिनों में भी आप देखें मस्तोंग में जो हुआ है, और जिस तरह आप देखिए हमारे जो लेविस के नौजवान हैं उनको जिस तरह से कत्ल कर दिया गया, जिस तरह ऐसे ऐसे हमारे सफ़ाक जुनूनी हमारे यहाँ पाए जाते हैं, जो हमारे बहादुर पुलिस अफसर उनके सर काट के ले गए। ऐसी शकावत कल्बी जो है ये सूरज ने कहाँ देखी होगी पाकिस्तान में इससे पहले। तो पाकिस्तान जो है उसने बहुत सदमे उठाए हैं, और इस साल के अंदर भी बिल्कुल ठीक। लेकिन पाकिस्तान जो है जब मिट्टी से बना है, ये जो है रुकती है मेरी तबाह तो होती है रवा। और एंड व्हाट अबाउट नेक्स्ट ईयर, अगले साल के बारे में? नेक्स्ट ईयर जो है, देखिए एक तो इलेक्शन होने वाले हैं। अच्छा, आपका ख्याल है हो जाएंगे? मुझे कोई तवक्को तो यही है कि होंगे। ये मिलियन मार्च है वो, और देखी जाएगी इनका भी मिलियन मार्च। ताहिरुल कादरी साहब और फिर अल्ताफ हुसैन साहब अभी धरना भी देंगे। वो कहते हैं हम चने लेके चले जाओ, वो दवाइयाँ लेके चले जाओ, मरहम पट्टी लेके चले जाओ, चलिए आ जाओ, जो आएंगे तो फिर देखेंगे। लेकिन मतलब यह है कि 2013 जो है ना, वो साल जो है अल्लाह करे कि वो बेहतर तब्दीली का साल हो और पाकिस्तान के मामलात आगे बढ़े, हमारी इकोनॉमी बेहतर हो, हम बिजली प्रोड्यूस कर सकें, हम गैस, हमने सारे जो हमारे जितने मसाइल हैं ना हमारे इस वक्त, वो हमने खुद पैदा किए हैं। अल्लाह ने हमें जितने वसाइल दिए हैं ना, हम उनसे इस्तेमाल नहीं कर सके। पानी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, गैस हम नहीं निकाल पा रहे, बिजली हम नहीं पैदा कर सकते। ये सारा हमारा जो इस वक्त जो हम मुश्किलात में मुब्तला हैं वो सब हमारा अपना किया धरा। मैं ब्रेक पर जाने के बाद ब्रेक पर से आने के बाद आपसे पूछूंगा कि क्या आइंदा हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। ये सेगमेंट है आपके सवालात का और आपके सवालात भी हम लेते हैं। लेकिन मेरे जहन में एक सवाल शाम साहब जो मैं ब्रेक पर जाने से पहले आपसे करना चाह रहा था कि 2013 में क्या वो हम सब कुछ कर पाएंगे, बिजली गैस पानी के मसाइल हल कर पाएंगे, या कोई मीनिंगफुल स्टेप लेंगे इस तरफ, कोई उम्मीद, कोई तवक्को? देखिए, वो फैज साहब से किसी ने पूछा था ना कि भाई हालात कैसे रहेंगे, तो उन्होंने कहा लगता यह है कि ऐसे ही रहेंगे। खदशा ये है जी। तो कोई ज्यादा तवक्कुआत तो वाबस्ता नहीं की जा सकती, लेकिन तवक्कुआत तोड़ी भी नहीं जा सकती। देखिए, मायूस नहीं होना चाहिए,
हमें उम्मीद है इलेक्शन होंगे, नए लोग आएंगे और एक नए चेहरे होंगे, नया हौसला होगा, जज्बा होगा। तो कुछ यानी हमें तवक्को रखनी चाहिए। हो सकता है नए चेहरे ना हो तब भी पुराने हो तब भी कोई बात नहीं। दुआ करें कि अल्लाह ताला इनको सबको मामलात को ठीक करने की तौफीक अता फरमाए। रऊफ ताहिर साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रऊफ साहब। जी वालेकुम अस्सलाम जनाब। हाँ जी जनाब। अभी शामी साहब बात कर रहे थे प्रोफेसर अब्दुल गफूर अहमद साहब के बारे में, तो मुझे भी उनकी एक याद आई जो बहुत ही दिलगुदाज है और मैं आपके साथ और आपके नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहता हूँ जी। हाँ जी। 4-5 साल पहले की बात है, मैं उस वक्त जद्दा में होता था, तो प्रोफेसर गफूर साहब उमरा के लिए तशरीफ लाए, तो हमने जद्दा में उनके लिए एक तकरीब का एहतमाम किया एक होटल में। तो हमने देखा कि प्रोफेसर गफूर साहब गाड़ी से उतरे हैं और दोनों पांव जो हैं वो मोटी मोटी पट्टियों में लिपटे हुए थे और सहारे के साथ होटल में दाखिल हो रहे हैं। अब हमें बड़ी हैरत हुई कि ये क्या बात हुई। शान साहब आपको मालूम है कि हरम में जब हजारों लोग होते हैं तो अमूमन वो पुरानी और सस्ती चप्पलें पहन के जाते हैं और वो हरम के दरवाजों पे छोड़ देते हैं। ठीक। वापसी पे अगर अपनी चप्पल ना मिले तो किसी और की चप्पल जो उनके ख्याल में निस्बतन ज्यादा सस्ती होती है वो पहन के अपने होटल में या घर में आ जाते हैं। ठीक। प्रोफेसर साहब तो आपके बाद वापस आए तो देखा कि उनकी चप्पल उन्हें नहीं मिल रही थी। अब बजाय इसके कि वो ये कॉमन प्रैक्टिस है कि किसी और की चप्पल पहन के होटल पहुंच जाओ, उन्होंने नंगे पांव सफर का फैसला किया। सख्त गर्मी थी, जोर की नमाज उन्होंने पढ़ी थी। आपको मालूम है कि मक्का की गर्मी किस बला की होती है, जून जुलाई में तप रही होती है जमीन, तपा होता है जी। वो उसी तरह नंगे पांव होटल पहुंचे और होटल पहुंच के रिसेप्शन तक तो पहुंच गए अपने अज़म और जज्बे के साथ, लेकिन वहां पहुंचते ही बेहोश हो गए। डॉक्टरों को बुलाया गया, उन्हें अस्पताल ले गए। उनके दोनों पांव जो हैं वो छालों से भर गए थे। डॉक्टर उनके छाले काटे और उसके बाद कई दिन उनके पांव के नीचे वो जख्म जो थे वो भरने में कई दिन लग गए। ये एक ऐसा वाकया है जी कि जो प्रोफेसर साहब के हवाले से जब भी मैं सोचता हूँ मुझ पे एक अजीब कैफियत तारी हो जाती है कि उन्होंने ये गवारा ना किया। सख्त गर्मी नंगे पांव आ गए, लेकिन मुझे आम रिवायत और रिवाज है किसी और की चप्पल पहन के आ जाओ, वो उन्होंने गवारा नहीं किया। तो महबूब की गलियों में ये आबला पाई पे प्रोफेसर साहब की जो कैफियत हुई होगी वो लुत्फ अपनी जगह, लेकिन जिस तकलीफ से वो गुजरे उसका आप सब्र करें और उनके एहसास अमानत और दयानत का सब्र करें। अल्लाह ताला प्रोफेसर साहब को जन्नत में आला अलीयीन में जगह दे। आमीन आमीन। अब देखिए ना कैसी एहतियात है ये, आप इसको कहते हैं तकवे की एक इंतहाई सूरत। बिल्कुल। तो ये बहरहाल ये एहतियात इन लोगों की रही, इन बुजुर्गों की, और ये इसी जमाने की बात और इसी जमाने की बात है। और देखिए हम पाकिस्तान बनने के बाद तो अब लोग मिलेंगे तो आपको हमारी लीडरशिप आमतौर पर लोग ऐसे ही थे, सार पेशा, दयानत और अमानत के पुतले। शाम साहब, अली वकास औलख साहब हैं, ये फेसबुक पे लिखते हैं, इन्होंने बड़ी दिलचस्प बात लिखी है। उनका 14 जनवरी को एक तरफ तो मिलियन मार्च हो रहा है, लेकिन 14 जनवरी को अगर जरदारी साहब चाहें और तमाम लोगों को मुत्तफिक करके उससे पहले असम्बली डिसॉल्व कर दें तो फिर क्या होगा? हाँ, ये तो बात हो सकती है, लेकिन मेरा ख्याल करेंगे नहीं ऐसा वो। अच्छा, वो मिलियन मार्च बोलते हैं वो मिलियन मार्च से मुसाफा वगैरह करने के बाद ही जो कुछ करना होगा करेंगे। अच्छा जी। मिसेस सूफी है रावलपिंडी से हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम मिसेस सूफी। मिसेस सूफी तो बड़े दबदबे की खातून है भाई। जी बिल्कुल, और एक स्पीड से बोलती है। शाहपिंडी से बोल रही हूँ। हाँ जी माशाअल्लाह। सबसे पहले तो वेलकम बैक टू पाकिस्तान एंड हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड एंटायर नेशन। बहुत शुक्रिया। अच्छा, सवाल ये है कि क्या हम अंडा पहले या मुर्गी पहले की बहस में पड़े रहेंगे? क्या आर्टिकल 62 और 63 इतने अचंभे की शराइत है? पुराने पापी चेहरों का शोर मचाना तो समझ में आता है, मगर आप जैसे बाशऊर तजिया निगार क्या ऐसा नहीं समझते कि पाकिस्तान की 18 करोड़ अवाम में से चंद 100 बाकिरदार पार्लियामेंटेरियन निकालना कोई बड़ी बात नहीं है? बिल्कुल ठीक बात है, निकालने चाहिए, लेकिन असल मसला ये है कि 62 और 63 जो है ना, किसी को करप्ट साबित करना, किसी को नाअहल साबित करना, किसी को यानी फासिक और फाजिर साबित करना, ये साबित करना पड़ेगा ना, गवाही लानी पड़ेगी। सिर्फ दावे से तो बात नहीं बनेगी ना। आसिम साहब हैं ग्लासको से। जी अस्सलाम वालेकुम आसिम साहब। शामी साहब। वालेकुम अस्सलाम जनाब। शामी साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे एडवांस माजरत करूंगा कि शायद 2 मिनट टाइम आपका ज्यादा लूं, लेकिन आप जैसे मैं सीनियर तजजियाकार का इस बुनियादी नुक्ते की तरफ जो नुक्ता नजर है लाजमी चाहता हूं कि कौम को पता चले। फरमाएं। कि आपके मौजू से जरा हट के है जी,
दो वाकयात इनफरादी बयान करूंगा। जरा जल्दी कर लें, जल्दी कर ले आप। सर रखें। भुट्टो साहब का आजकल हर लीडर जो है कोई कॉपी करने की कोशिश कर रहा है, कोई उनके वारिस बने हुए हैं जी, कोई जनाब माइक गिरा के समझता है कि भुट्टो बन रहे हैं। लेकिन 1975 में हमारे बुजुर्ग लेटर लिखते हैं भुट्टो साहब को कि एमपीए साहब की शिकायत करते हैं। भुट्टो साहब उन्हें बुलाते हैं, एमपीए को भी बुलाते हैं और बुजुर्गों को भी बुलाते हैं, उनकी बात सुनते हैं, मसला हल करते हैं एक कारकुन का। ठीक। आज हमारे गांव में सीवरेज का मसला है। मुझे 8 माह हो गए हैं यहाँ से बैठकर पार्टी की लीडरशिप से राब्ता करते हुए, कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। आज आपने वज़ीर इत्तलात कायरा साहब से बात हुई है, इवन उन्हें मैंने बताया है कि जनाब हमारे एमएनए साहब बात नहीं सुन रहे। ये कायरा साहब को मेरी बात नहीं समझ आ रही। चलिए अब आपकी बात उन तक पहुंच गई है, अगर समझ में भी आ जाए तो क्या हर्ज है। शाम साहब एक और बड़ी दिलचस्प चीज़ आई है, गुलाम अब्बास साहब है जी, ये फेसबुक पे पूछ रहे हैं कि ये सारे मीडिया को अचानक क्या हो गया कि इस करप्ट डेमोक्रेसी को ये डिफेंड करने पे उतरा है। इनको कहे आपको अचानक क्या हो गया है। ये कहाँ से हैं बोल रहे हैं? ये जी ये इन्होंने फेसबुक पे लिखा है और ये लाहौर से ही, लाहौर से बोल रहे हैं जी। यानी आपको कब से ये डेमोक्रेसी करप्ट नजर आने लगी है? जब जमहूरियत खत्म हो जाती है हम जमहूरियत के लाने के चक्कर में मुब्तला हो जाते हैं, जब जमहूरियत आ जाती है हम उसे खत्म करने के चक्कर में मुब्तला हो जाते हैं। तो भाई जरा सब्र करें, जमहूरियत तो ठीक होते होते होगी। हमारे बड़े मार्शल लॉ लग चुके हैं जमहूरियत को ठीक करने के लिए, और जमहूरियत बिगड़ी है, पहले से ठीक नहीं हुई। मोहम्मद हनीफ साहब हैं सियालकोट से जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शामी साहब, हाँ जी, मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि पहले भी जो ना ये लाहौर में जो ना टेनो और कौसर सीरप से जो ना सैकड़ों आदमी मर चुके हैं, उसके बाद अभी दोबारा गुजरात पतों की तोबा टेक से लाहौर सियालकोट में कितने आदमी मर चुके हैं, कोई भी उसका नोटिस नहीं ले रहा वज़ीर आला साहब या कोई हेल्थ डिपार्टमेंट। उसके बाद एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये करनी थी कि पहले इमरान खान साहब ने चंदा लिया, अभी ताहिरुल कादरी साहब चंदा ले रहे हैं पहले जी। देखिए अजीब बात है कि ये जो कफ सिरप है ये असल में ये दवाई के नाम पर ये शराब बिकती है, देसी किस्म की घटिया किस्म। लेकिन शाम साहब कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें भंग वगैरह मिला के जो भी मिलाते हो वो बनाती तो नशावर चीज है ना, बिल्कुल। और ये देखिए जो एलोपैथिक दवाइयां है ना, उनको तो जांचने का, परखने का, देखने का कोई ना कोई तरीकेकार भी वजह है। ये जो तिब्बे मशरिक है उसका तो आप कोई तरीका ही नहीं है, कौन चेक करेगा, कौन करेगा, क्या लेबल लगाएगा। और होम्योपैथ का भी यही आलम है। तो पाकिस्तान तो तजर्बा का है, लोग जो है वो खरगोश बन चुके हैं या चूहे बन चुके हैं, जो चाहे तजर्बा कर लीजिए उनके ऊपर। शम्स साहब प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है और अब हम अपने नाजरीन को मिलेंगे अगले साल, और इस प्रोग्राम के बाद आप देखेंगे हेडलाइंस, और हेडलाइंस के बाद एक साल के बाद मुलाकात होगी। और हेडलाइंस के बाद आप देखेंगे 8 बजे से लेकर 12 बजे तक दुनिया न्यूज़ की खुसूसी नशरियात, जिसमें आपको बताया जाएगा कि 2012 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स क्या है और 2013 के मुतालिक क्या कुछ सोचा जा रहा है और कैसा हो रहा है। और आपको नया साल मुबारक, अपना ख्याल रखिएगा, और कल हम फिर इसी वक्त इसी जगह से आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा।